टेक्टोनिक्स थियरी है उसी से ही लिंक है, तो उसी को आज समझने की ट्राई करेंगे। वो है अर्थक्वेक्स। और आगे भी हमने काफ़ी जगह पे हमने देख लिया था कि जैसे प्लेट इंटरेक्शन होती है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शन हमने देखी थी। तो जहाँ पे रिलेवेंट था तो उसी कंडीशन उसी टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि कहाँ पे अर्थक्वेक होगा और कहाँ पे किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो उसी को अभी आज हम आगे समराइज करेंगे। तो अर्थक्वेक होता क्या है कि अर्थक्वेक इज बेसिकली अ सडन मूवमेंट ऑफ वेरिएशन इन द अर्थ क्रस्ट। आगे हमने देखा था कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है कि जो अर्थ है उसका ऊपर का जो सॉलिड रॉक पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस क्रस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल प्लेट्स। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएगी तो फिर क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा और उसी फ्रिक्शन से क्या होगा कि उसकी सडन मूवमेंट होगी और वही फ्रिक्शन के बाद मल्टीपल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटेंस प्रेशर। इंटेंस प्रेशर क्यों होगा कि इतनी बड़ी प्लेट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटेंस इंटरेक्शन कर रही है। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी हीट एंड फोर्स जनरेट होगा और वही फोर्स एक बियॉन्ड द लाइन वो एक ही साथ एक ही सेकंड में इंस्टेंट मोमेंट में वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंटेंस प्रेशर जनरेट होगा और इंटेंस फोर्स जनरेट होगा और उससे क्या होगा कि पूरी प्लेट है वो एक प्रकार से सडन शेक करने लगेगी। ठीक है, तो एक्टिव इंटरनल डायनेमिज्म मैकेनिज्म। और जो इसका जो फोर्स होता है, जो अर्थक्वेक के लिए जो सबसे बड़ा फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, अंडर द अर्थ, मतलब बिलो द सरफेस आता है। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हमें, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। मतलब जो फोर्सेस बिलो द सरफेस बीनीथ द अर्थ जनरेट होते हैं तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, और जो फोर्सेस अबोव द अर्थ जनरेट होते हैं और लैंड फॉर्म को शेप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया, अब फॉर एग्जांपल हम बात करें जो फ्लूवियल सिस्टम होती है तो वो क्या होता है कि कंटिन्यूसली एक माउंटेन से रिवर आएगी। ठीक है, वो कंटिन्यूसली जो एक माउंटेन होगा उससे कंटिन्यूसली यहाँ से इरोड करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई माउंटेन हो गया, जैसे उसका अपलिफ्टमेंट हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ से काफ़ी सारी बारिश आएगी तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम्स है तो एक प्रकार से वो कंटिन्यूसली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ड्रेनेज अपना। ठीक, तो फिर क्या होगा कि कंटिन्यूसली ये रिवर है ना वो इस जो माउंटेन है उसको इरोड करती जाएगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो हाइट है उसकी रिलीफ है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ये जो रिवर है, जो माउंटेन कंटिन्यूसली डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि रिवर है कंटिन्यूसली उसको वर्टिकली इरोड करती जा रहे हैं और सेडिमेंट उसके वहां से निकालती जा रहे हैं। तो जो ये फोर्स है जो माउंटेन के हेड को रिड्यूस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और जो ये एजेंट ऑफ द चेंज यहाँ पे कौन है, रिवर फ्लूवियल सिस्टम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ इरोजन। ठीक है, तो ये दो स्मॉल कंसेप्ट है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं। मतलब उसकी रेफरेंस लाइन क्या है, अर्थ की सरफेस जो फोर्सेस अबव द अर्थ वो अप्लाई होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस है जनरेट कहाँ से होते हैं, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से जनरेट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो अर्थक्वेक इज अ टाइप ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है किस टाइप से होते हैं और कौन कौन से रीजन से होते हैं। तो इसी हिसाब से हमें उसके साथ साथ में हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक पाए जाते हैं और उसका रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है। इंटेंसिटी मतलब आपने देखा होगा कि जनरली न्यूज़ में आता रहता है कि जो उसके 7.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हुआ। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये था। तो जब ये अर्थक्वेक टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैंने जो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो उसका मैंने स्मॉल डायग्राम वहाँ पे दे दिया है। तो लेकिन उसके पहले हमें ये देखना होगा
कि उसकी इंटेंसिटी है वो किस पैरामीटर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो अर्थक्वेक होगा, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी ये होगी, ये कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसके सबसे एक मेजर पैरामीटर होता है कि उसकी किस डेप्थ ऑफ द अर्थ, मतलब उसकी जो रिलीज ऑफ द जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस पॉइंट पे होती है, तो वो अर्थ सरफेस से कितना डीप है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस हो गई, ठीक है। और सपोज कोई हम ऐसा पॉइंट ऑफ, और दूसरी चीज ये मैं बता दूं आपको कि जहाँ जिस पॉइंट से जो अर्थक्वेक की जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो फोकस है वो शैलो फोकस है। फॉर एग्जांपल ये कोई हम लाइन ड्रॉ कर ले यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जस्ट बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस जहाँ पे उसका अर्थक्वेक का जो फोकस सेंटर है वो लोकेटेड है। तो यहाँ से जो वेव जनरेट हो गए वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो ऐसे स्प्रेड हो गया, ऑलराइट। तो फिर क्या होगा कि तो फिर ये जो अर्थक्वेक होगा तो वो कितने एरिया को इम्पेक्ट करेगा, अर्थ सरफेस के इतना ही एरिया को इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई और अर्थक्वेक लेंगे जिसका फोकस काफी डीप है, मीडियम लेवल पे, तो फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका डीप फोकस लेंगे तो वो कितने एरिया को कवर करेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो फिर सपोज इसका हम एरिया डिसाइड करेंगे तो वो कितने एरिया को जनरेट करेगा, इतने सारे एरिया को वो इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम बिलो द सरफेस जाएंगे, मतलब जो फोकस ऑफ द अर्थक्वेक होगा वो बिलो द सरफेस डीपर लेवल पे जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थक्वेक शेलो फोकस होगा, मतलब जिसका जो पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी होगा वो जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, तो फिर वो क्या होगा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन में इसमें जो बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी का पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतने ही एरिया को इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन में और नीचे फॉर एग्जांपल हम जाएंगे और डीपर लेवल पे, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी यहाँ तक और यहाँ तक बिलो द सरफेस, ठीक है, इतना सारे एरिया को वो इम्पेक्ट करेगी, तो उसकी एनर्जी हो ना वो डेसिफाइड हो जाएगी, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा, उतना जो इम्पैक्ट होना चाहिए था उतना इम्पैक्ट कम होगा जो शैलो फोकस अर्थक्वेक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना अर्थक्वेक का जो फोकस होगा वो शैलो होगा वो ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव होगा, ऑलराइट, अंडरस्टैंडेबल एवरीवन, ठीक है। और आगे हमने ये पर्टिकुलरली केस स्टडी देखी थी कि जापान है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंट्री, क्योंकि उसके पास हर एक दिन कोई ना कोई डिजास्टर आता ही रहता है, ठीक है। लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि वो आज कितना टेक्नोलॉजिकली और सस्टेनेबली आगे है, ठीक है। तो एक आई थिंक ये सब चीज़ें, ये जो केस स्टडीज होती है ना, यू कैन यूज इन योर ऐसे पेपर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ये मैटर नहीं करता कि आपका लक कैसे डिसाइड करता है, आपका जो एटीट्यूड होता है वो आपके लाइफ का एल्टीट्यूड डिसाइड करता है, ठीक है। तो जापान के पास इतने सारे, उसके पास कोई एरेबल रिसोर्सेज, एरेबल लैंड नहीं है, प्लस में उसकी जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी सारी माउंटेनियस है, 2 या 3 दिन में तो कोई ना कोई वोल्केनो वहाँ पे इरप्शन ही हो जाता है, ठीक है। उसके पास कोई वाटर रिसोर्सेज नहीं है, कोई उसके पास मेजर रिवर नहीं है, और सुनामी तो पता नहीं उसके पास ऐसा ही लग रहा है कि 2-3 दिन में आ ही जाती है, ठीक है। जब भी अर्थक्वेक कोई सुनामी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जैसे भी कोई बिलो द ओशन सरफेस कोई अर्थक्वेक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उससे सुनामी जनरेट होगी। और ये पूरा का पूरा जो जापान है वो पूरा का पूरा आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि चारों साइड पे उसके ओशन है, तो कहीं ना कहीं पे उसकी सुनामी आ ही जाती है, ठीक है। तो जापान को बोलते हैं एक प्रकार से मोस्ट अनफॉर्चुनेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसके पास इतनी सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो वो अपने प्रोग्रेस पे फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अभी फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन टू ट्रेडिशनल विजडम, लेकिन जो आज हम देखते हैं कि जापान एक प्रकार से सबसे मोस्ट एडवांस नेशन, आई थिंक उसकी जो जीडीपी है वो 3rd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ठीक है। तो ये हम जो केस स्टडी है पूरी की पूरी ऐसे में भी यूज कर सकते हैं कि जापान इतना कैसे आगे डेवलप हो गया, ठीक है। और जापान में फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली बात करें कि वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, तो पर्टिकुलरली अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। तो और यहाँ पे दूसरी है, उसके नीचे ही हमने कौन सा कंट्री देखा था, फिलीपींस देखा था, तो उसके आसपास में जो दूसरी प्लेट थी उसको क्या बोलते हैं, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पे कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, जो
रसिया वाला और चाइना वाला पूरा का पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है। तो आगे हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा था कि जहाँ पे भी ओशियनिक प्लेट होगी वो सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट होती है, तो वो ऑलवेज क्या करेगी, सबडक्ट करेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे तो पैसिफिक प्लेट है वो, और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जितनी प्लेट जितनी ज़्यादा ओल्डर होगी, उसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पैसिफिक प्लेट हमने देखा था कि सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और ओल्डेस्ट और सबसे डेंसिएस्ट है। तो ऑलवेज क्या करेगी, जहाँ पे भी पैसिफिक प्लेट अपना इंटरेक्शन करेगी किसी भी प्लेट के साथ, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो या फिर ओशियानिक हो, ठीक है, तो ऑलवेज क्या करेगी कि जो ओशियानिक पैसिफिक प्लेट है ऑलवेज सबडक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पैसिफिक प्लेट है वो सबडक्ट किसके नीचे कर रही है, फिलीपींस प्लेट के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फिलीपींस प्लेट है वो एक प्रकार से कौन सी है, ओशियानिक प्लेट है। और दूसरी चीज अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो यूरेशियन प्लेट है वो कौन सी है, एक प्रकार से कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये हमने देखा था कि ओशियानिक प्लेट ऑलवेज सबडक्ट करेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरी प्लेट जो फिलीपींस प्लेट है वो कहाँ पे कर रही है, सबडक्ट कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री बन रही है, यहाँ पे भी एक जोन ऑफ बाउंड्री बन रही है, जोन प्लेट इंटरेक्शन बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है और एक यहाँ पे बन रही है, मतलब उसके चारों साइड पे प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। किसी और एक कोई भी एक प्लेट बाउंड्री में कुछ भी इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, अर्थक्वेक एंड सुनामी आना बहुत ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इज मोस्ट वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। सिमिलरली सेम डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब आपको ये डायग्राम बना के आना है। सपोज आप कोई केस स्टडी लिख रहे हो अपने आंसर में, ठीक है, जापान की केस स्टडी लिख रहे हो कि जापान में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, इतने सारे वोल्केनोस क्यों है, इतने सारे सुनामी से इतने वल्नरेबिलिटी उसकी क्यों है, ठीक है। तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस 3 प्लेट्स एंड 3 प्लेट इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया तो एनीवन, ऑलराइट, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि सपोज वो क्वेश्चन आपको मेंस में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट सबसे पहले आपको अर्थक्वेक की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक। और दूसरी बात जो उसके बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें आपको एरिया शो करना पड़ेगी कि कौन से एरिया है जो मोस्ट वल्नरेबल है अर्थक्वेक से, और उसका रीजन क्या है। जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट होगा आपका आंसर का आंसर, तो उसमें आपको रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन से रीजन है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से रीजन आपको डिस्क्राइब करना है, तो सबसे आपको 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। एक तो फिजिकल रीजन हो गया और फिजिकल फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर होगा। फिजिकल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आना तो लाजवाब है, मतलब पॉसिबल है, ठीक है, वो आएगा ही आएगा, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। और कुछ ऐसे फैक्टर है जो हम ह्यूमन एज ए इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तो हमें आंसर को ऑलवेज 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो फिजिकल फैक्टर एज वेल एंड सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम फिजिकल फैक्टर की बात करें और उसी के साथ में हम क्वेश्चन आंसर, सपोज आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो उसी के साथ में आप उसको लिंक करते जाओ कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये इसे कैसे एक्सप्लेन करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीजन की बात करें फिजिकल फैक्टर की, तो जहाँ पे भी हमने आगे देखा था कि 3 तरह की बाउंड्रीज होती है, कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक। तीनों की बाउंड्री में जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, मतलब कि जहाँ पे 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और उसी फ्रिक्शन जो जब सडन रिलीज होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 बाउंड्री होती है, ओशन कॉन्टिनेंटल, ओशन कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो उसको आप एक सेपरेट एक ही पॉइंट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और आपको सपोज ये 3 पॉइंट, सपोज आगे तो हमने देखा था कि ये तीनों की डायग्राम्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको तीनों का सेपरेटली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, या तो फिर कोई फॉर एग्जांपल आप हिमालय का एग्जांपल दे सकते हो कि हिमालय में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ठीक है। तो हिमालय इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो वहाँ पे आप सिंपल एक तीनों में से कोई एक का आप डायग्राम दिखा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई,
यहाँ पे नाम दे दो इंडियन प्लेट और यहाँ पे दे दो यूरेशियन प्लेट, और ये इस तरीके से यहाँ से फोर्स करे कन्वर्ज कर रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा कि जो प्लेट की जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, ठीक है, वहाँ पे यूजुअली अर्थक्वेक आते हैं। तो पहला रीजन ये होगा। अब दूसरे रीजन की बात करेंगे तो दूसरी जो प्लेट बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये भी हमने देखा था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब फॉर एग्जाम्पल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिलो द ओशन होगी तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मिड ओशियनिक रीजेस, ठीक है। मिड ओशियनिक रीजेस यहाँ पे होगी, ये पूरी की पूरी मिड ओशियनिक रीजन। वहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यूसली इरप्शन ऑफ द लावा होगा। तो उससे क्या होगा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि जैसे लावा कोई प्लेट को ब्रेक करके ऊपर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अपनी एनर्जी रिलीज करेगा एक ही साथ, जो जिसका अपना जो प्रेशर है वो एक प्रकार से सडनली रिलीज करेगा। तो वो रिलीज के साथ में जो उसके जो माइनर्स है ना अर्थक्वेक आते हैं। अब कंपैरिजन में इसका जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करेंगे जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के जो अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो अर्थक्वेक होगा ना एक प्रकार से वो माइल्डर हो गया, इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, ठीक, माइल्डर हो गए, शेलो हो गए और इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं हो गए। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं चलेगा कि सपोज बिलो द ओशन कोई अर्थक्वेक आया है फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, ठीक है, तो इतना नोटिसेबल नहीं होता है। मतलब जो वहाँ पे जो सिस्मोग्राफ होते हैं या तो फिर कोई मतलब पर्टिकुलरली हम इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब जो वाइब्रेशन होगा तो उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वो वाइब्रेशन जो वाली इंस्ट्रूमेंट होगी उसमें रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो यहाँ पे अर्थक्वेक आएगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो काफी लो होगा कंपेयर टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो ये सपोज आप आंसर में लिखते हो तो मेक श्योर यू आर ऑल्सो कंपेयरिंग विद द अदर टाइप ऑफ द प्लेट बाउंड्री की कहाँ पे वो मोर इंटेंस होगा, कहाँ पे मोर डिस्ट्रक्टिव होगा और कहाँ पे लेस डिस्ट्रक्टिव होगा। और फॉर एग्जांपल थर्ड प्लेट बाउंड्री हमने देखी थी जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है कि जहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे के साथ सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के फेस टू फेस मूवमेंट नहीं होगी, एक प्रकार से राइट एंगल और 180 डिग्री में वो अपनी मूवमेंट करेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि दो प्लेट के बीच में यहाँ पे जो है ना वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। और उसी फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे तो हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि ऐसे वो स्मूथ यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअल में जो प्लेट होती है उसकी बाउंड्री ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, या तो फिर ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। अब दोनों एक दूसरे के बीच में जाएगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो ये जो पूरा पोर्शन वाला रीजन है यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगी, और सडनली जब वो हीट और फ्रिक्शन जो प्रेशर फोर्स होगा वो रिलीज होगा तो वहाँ पे क्या होगा पूरा का पूरा अर्थक्वेक आएगा। मतलब जो उसका ऊपर का जो क्रस्ट लेयर है वो एक प्रकार से सडन शेक करने लगेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमने आगे देखा था कि जो सेंट एंड्रियास फॉल्ट है यूएसए के वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही प्रकार का जो एग्जाम्पल हमें जो मिलता है जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हमें एक्चुअली आज हमें पता है काफी सारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वी डोंट नो राइट नाउ कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है। एक रीजन एक ही एग्जाम्पल अभी हमारे पास पता है कि जहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो कौन सी है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, और इसी पे एक मूवी बनी जिसका नाम ही था सैन एंड्रियास, ठीक है। हाँ, और फोर्थ रीजन हो सकता है मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन में हमने कल देखा था कि मेडिटेरियन रीजन इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल प्लेट बाउंड्रीज, काफी सारे स्मॉल्स, वहाँ पे जो बड़ी एक प्लेट थी 33C का जो रेमिनेंट पार्ट था, ठीक है, जब वो स्क्वीज कर रहा था यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में, तब वहाँ पे इंटेंस प्रेशर की वजह से ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो मल्टीपल न्यूमरस स्मॉल स्मॉल प्लेट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। अब जब भी हम दो प्लेट इंटरेक्शन करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनर अर्थक्वेक होगा, डिपेंडिंग की उतनी डेप्थ क्या है, कितनी इंटेंसिटी से वहाँ पे फोर्स रिलीज हो रहा है, उसी प्रकार से उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये हमने आगे देखा था कि जो मेडिटेरियन रीजन है काफी सारे प्लेट्स है वो उसके बाद में कंटिन्यूसली इंटरेक्शन चलती रहेगी उन दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे यूजुअली जो माइनर अर्थक्वेक है वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड रीजन क्या होगा कि यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन है, न्यूमरस स्मॉल प्लेट बाउंड्रीज आर फाउंड देयर एंड फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है, तो उससे क्या होता है कि काफी बार वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो फोर्थ रीजन क्या होगा कि मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे काफी सारे प्लेट बाउंड्री है। और फिफ्थ तो यहाँ तक जितने भी रीजन थे वो क्या थे, विच इज बियॉन्ड द
ह्यूमन कंट्रोल। तो ये सब फिजिकल फैक्टर थे कि जो जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है। अब कुछ ऐसे रीजन हम देखेंगे कि जो ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से उसको अनइंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली उससे अर्थक्वेक आता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो माइनिंग हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ सरफेस है और हमें सैटेलाइट से ये पता चल गया कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक कोल ब्लॉक है, कोल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पूरा का पूरा ये जो एरिया है उसको वेकेट करना पड़ेगा, ये जो पूरा का एरिया है उसको, ठीक है। तो उसको इजीली वेकेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा यहाँ से ना ब्लास्ट करते जाएंगे, डीएनडी या फिर जिससे करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि पूरी की पूरी ये जो जमीन, जो यहाँ पे जो लेयर था सॉइल इरोजन का, सॉइल का जो एरिया था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा पूरा का पूरा। और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे और यहाँ से अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब हम कुछ चीज को एक्सप्लोर करते हैं तब क्या होगा कि वो एक प्रकार से सडन एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा पहला लेयर ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल कोई ब्लास्ट किया, मतलब गड्ढा, डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए, तो फिर उसके पास में क्या होगा कि आसपास की जितनी सॉइल है वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उस क्रैक से क्या होगा कि जो आसपास की जो सॉइल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि वो ससेप्टेबल हो जाएगी कि वहाँ पे अर्थक्वेक, स्मॉल अर्थक्वेक भी आएगा ना तो उसकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा कि वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कोई माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे उसको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी सिमिलर रीजन उसी के टाइप में है कि फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। अब न्यूक्लियर टेस्टिंग हम दो जगह पे कर सकते हैं, या तो फिर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियर बम रख दिया और वहाँ पे हमने उसको एक्सप्लोर कर दिया टेस्ट करने के लिए। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी रेडिएशन होगा ना उसका रेडिएशन का पूरा का क्लाउड बन जाएगा और वो क्लाउड अर्थ की मूवमेंट, जो विंड होता है उसको कहीं पे भी ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम चेरनोबिल की 1980 आई थिंक 1984 ही था उस टाइम पे भी, 1984 या फिर 1988, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा ईयर था, लेकिन चेक इट। जब चेरनोबिल में जब इंसिडेंट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था तब क्या हुआ था कि जितने भी रेडिएशन था पूरा का पूरा रेडिएशन का क्लाउड बन गया था, ठीक है। और वो क्लाउड पूरे के पूरे जो बाल्टिक कंट्री है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वहाँ पे जाके नोटिस हुआ था, ठीक है। तो तब जाके मतलब कंट्री को समझ में आया कि कुछ भी चीज़ हम सपोज एक्सप्लोर करते हैं या तो फिर न्यूक्लियर डिवाइस को कहीं पे भी न्यूक्लियर वेस्ट को रखते हैं तो हम अबोव द सरफेस नहीं रख सकते, उसको हमें कहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा जो बिलो द सरफेस हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी इंडिया ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति, उसके अंतर्गत अपना न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि पूरा जो थार डेजर्ट था उसमें क्या किया था कि पूरा पूरा एक गड्ढा हमने क्रिएट किया था, उसी गड्ढे में हमने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब रखा था और उसको फिर से फिलअप कर दिया था ऐसे करके, और बाद में जाके उसको हमने डिटोनेट किया था। तो फिर क्या होगा कि जितने भी रेडिएशन है वो बिलो द सरफेस ही रहेगी, इसके आसपास में जो कंटामिनेटेड जोन होगा उसी के आसपास में रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो रेडिएशन लीकेजेस होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यूजुअली जो कंट्री जब भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करती है, ठीक है, तो वो बिलो द सरफेस करती है। अब जब भी बिलो द सरफेस करेगी और हमें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो उसमें काफ़ी सारी एक्सपोनेंशियल एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। जब एक ही साथ में वो कुछ सेकंड्स बाद में उसको रिलीज होगा तो फिर क्या होगा कि उसके आसपास में जो लैंड होगी उसमें फिर से बहुत सारी इंटेंसिवली क्रैक बन जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि कुछ भी स्मॉल मूवमेंट भी होगी तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा मैंने कल बताया था कि जो चाइना ने 3 जॉर्ज डैम बनाया था, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, उसमें क्या होता है कि पूरा सपोज यहाँ पे आप कोई रिवर जा रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा आप डैम बना के उसका जो पानी होता है उसको आप यहाँ पे लार्ज रिजर्वायर में आप उसको क्या करते हो, स्टोर करते हो, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करते हो, पूरी दूसरी जो कैनाल्स होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो उसके आसपास का रीजन होता है वहाँ पे आप एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग या फिर इंडस्ट्री के लिए आप वहाँ पे पानी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा पानी लोकेट कर दिया तो फिर क्या होगा कि ये जो पानी होता है उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो इंटेंस प्रेशर फील करेगा, उसके नीचे के जितने भी रॉक्स हो गए
उसकी यहाँ की इसके नीचे जितने भी रॉक्स हो गए, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं 2D और 3D दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी रॉक्स हो गए वो इंटेंस प्रेशर फील करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सेम अबाउट टू केसेस यहाँ पे भी क्या स्मॉल स्मॉल क्रैक डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा एरिया वीक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 रीजन हो गए, मतलब कि 4 रीजन क्या हो गया कि जो फिजिकल फैक्टर रिलेटेड थे, और बाकी के जो 5th रीजन था जो इसमें हमने और 3 सेपरेट रीजन देखे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे ये ह्यूमन रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू डिवाइड दिस टू आस्पेक्ट ओनली। यहाँ तक किसी को एनीवन डाउट आस्पेक्ट में जो रीजन मैंने समझाई उसमें? हाँ, अब ये मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक को हम कैसे हमें उसे मेजर करते हैं, कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक 7.9 रिक्टर स्केल का है, ठीक है, तो वो रिक्टर स्केल क्या है, कैसे मेजर करते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2 चीज़ होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, एक 2 अलग अलग स्केल है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, ताकि हम दो अलग अलग जगह का फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक इधर था और किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक उधर आया था, ठीक है। तो एक प्रकार से हमें डेटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है 7.9 7.1, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इस रीजन में सपोज हम प्लानिंग करेंगे, अर्बन प्लानिंग करेंगे, तो फिर हम जहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे तो वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अर्थक्वेक थोड़ा बहुत रेजिस्ट मतलब अर्थक्वेक आएगा तो फिर उसके जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे मेन रीजन यही है कि जब हम नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करेंगे तब हमें पता हो कि यहाँ पे इतने इंटेंसिटी या फिर मेजरमेंट के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड 2 ऐसी चीज़ों होती है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी एक प्रकार से है ना, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव मीन्स कि मेरा कुछ इंटेंशन कुछ अलग हो सकता है, कि मेरा कुछ मुझे ओपिनियन पूछा कि अर्थक्वेक कैसा था तो मैं कुछ अलग बता सकता हूँ, किसी आपको पूछेंगे तो आप कुछ अलग बताए, तो दो एक ही चीज़ है लेकिन मेरा और आपका ओपिनियन जहाँ पे अलग हो तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्टिव चीज़ है। और जहाँ पे भी मेरा और तुम्हारा दोनों का ओपिनियन एक ही सेम चीज़ पे सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आईपैड है, ठीक है, तो ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप भी बोलोगे आईपैड है मेरे पास, मैं भी बोलूँगा आईपैड, तो ये एक चीज़ क्या होगी कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे गर्मी हो रही है तो आप बोलोगे कि गर्मी हो रही है, आप कोई और वहाँ पे बोलेगा कि मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सब्जेक्टिविटी आ सकती है क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का यही चीज़ होता है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव मतलब कि वो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, तो मैं उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करूंगा कि वहाँ पे 5 घर टूट गए, 6 घर टूट गए, बहुत सारी हानि, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफ़ी सारा डैमेज हुआ, मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करूँगा, कोई क्वान्टिटेटिव बातें नहीं करूँगा कि मतलब इतने करोड़ का वहाँ पे नुकसान हुआ, इतने करोड़ का हुआ, ठीक है। तो जो ये जो इंटेंसिटी जो स्केल होता है वो क्या करता है, असेसमेंट ऑफ द काइंड ऑफ डैमेज डन बाय अर्थक्वेक, क्वालिटेटिवली असेस करेगा कि हाँ बहुत सारा डैमेज हो गया, बहुत सारे जो ब्रिजेस थे वो गिर गए, ठीक है, काफ़ी सारे जो घर थे उसमें मतलब जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी सारी ह्यूमन लाइफ्स थी उसको काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ये मतलब उसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी, मतलब सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल शेलो अर्थक्वेक होगा, तो हमने आगे देखा कि जैसे शेलो अर्थक्वेक होता है उससे क्या होगा कि उसका जो डैमेज लेवल है वो ज़्यादा होगा, और फॉर एग्जाम्पल जो डीप लेवल अर्थक्वेक होता है, ठीक है, डीप फोकाइज अर्थक्वेक होती है तो उससे क्या होगा कि जो उसका डैमेज लेवल है वो कम होगा, ठीक है। तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी, कितना डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस डेप्थ पे वो अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है। तीसरे डिटरमाइन फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द शेकिंग एंड डैमेज ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि कितना डैमेज हुआ है, वो सिर्फ हम सब्जेक्टिवली हम डिसाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसके ऑपोजिट में देखेंगे जो मैग्नीट्यूड स्केल होती है तो उसमें क्या करते हैं हम साइंटिफिकली
डिसाइड करते हैं कि कितना कैसे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। तो साइंटिफिकली कैसे करते हैं, तो उसमें जो है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस या कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल एनर्जी को हम जूल में सपोज हम डिसाइड एज अ यूनिट काउंट कंसीडर करें, तो फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक हुआ तो हम ऐसा बोलेंगे कि 10 मिलियन जूल्स एनर्जी रिलीज हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं भी डिबेट नहीं कर सकता, आप भी डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि कोई अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है, या तो फिर हुआ तो वहाँ पे 10 मिलियन जूल एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये हमने साइंटिफिकली कोई इंस्ट्रूमेंट से हमने उसे मेजर किया है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है वो एक प्रकार से मोर ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव ऐसी चीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दूध की बात करें तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एक कोई बीकर है तो उसमें 1 लीटर मिल्क है, तो उसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता, और साथ साथ में उसको मैं मेजर कर सकता हूँ कि 1 लीटर है, तो उसको हम कुछ ही यूनिट के साथ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। मेजरमेंट क्वालिटेटिव होता है। दूसरी चीज क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फोल्ड एंड द ब्रेक्स। अब फॉर एग्जांपल कोई एनर्जी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक है, ठीक है, तो वहाँ पर क्रेक डेवलप होगा या तो फिर फॉल्ट डेवलप होगा, वो कंपेरेटिवली लार्जर होगा कंपेयर टू द स्मॉल अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ द क्रेक्स डेवलप हुई, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। दूसरी क्या, डिटरमाइन फ्रॉम द सिस्मिक रिकॉर्ड, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया है कि सिस्मिक रिकॉर्ड आपके पास है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्ड मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे जिस पर्टिकुलर जोन है वो मोस्ट वल्नरेबल है अर्थक्वेक। फॉर एग्जांपल हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पे जो कच्छ रीजन है वो मोस्ट वल्नरेबल है, वो जोन 5 में आता है जो अर्थक्वेक होता है। फॉर एग्जांपल ये आपको ये भी सिस्मिक जोन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन है इंडिया का, वो कौन से सिस्मिक जोन में आता है। इंडिया है पूरा का पूरा 4 जोन में डिवाइडेड है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 अलग अलग, ठीक है। तो आपको सपोज वो कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी आपको डिस्क्राइब करनी है कि अर्थक्वेक के क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको जोन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, હાઈવે બ્રિજીસ, રેલવે બ્રિજીસ, ફૂટ બ્રિજીસ, આપણે આગળ જોઈએ ડિટેલ પર્પઝના બેઝ ઉપર ક્લાસિફાઈ કરવામાં આવે। નેચર ઓફ સુપરસ્ટ્રક્ચરના આધારે કેવો કરવામાં આવે, बैलेंस कैंटिलीवर सस्टेंशन सॉरी इंडिया में। अब फॉर एग्जांपल उसका जो हिमालय वाला रीजन है, जो माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, ये हमें पता है कि सबसे मोस्ट वल्नरेबल एरिया है, ठीक है। तो ये जो पूरा ये वाला एरिया है जहाँ पे पूरा हिमालय आता है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, जोन 5 में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे डिनोट करें तो ये जोन 5 में आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होता है कि इस जो जोन 5 इसमें कुछ ऐसे प्लूटोनिक रॉक्स है, हमने आगे देखा था कि जब 33 सिंक कर रहा था यूरेशियन प्लेट के नीचे, ठीक है, तब कोई ओशनिक प्लेट सिंक करेगी थी, तब हमने क्या देखा था कि उससे लावा जनरेट होगा, लावा जनरेट से होगा जो सॉलिडिफाई होगा, क्रिस्टलाइन होगा, और वहाँ पे लावा रॉक्स लावा रॉक का सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लावा रॉक्स मैंने आपको बोला था उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक होते हैं, और एक प्रकार से वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ ऐसे रॉक्स भी मिले जाते हैं जो प्लूटोनिक और एक प्रकार से स्टेबल है, ठीक है। तो उस रॉक में वहाँ पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रकार से रिजिड रॉक होते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक इतनी इजीली इम्पैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो कुछ ऐसे वहाँ पे एरिया है जहाँ पे हमें अर्थ की जो इंटेंसिटी है वो हमें काफी कंपेरेटिव सराउंडिंग एरिया लो मिलती है, तो उसको हम जोन 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम एरिया की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी काफी सारे रिजर्व इंड्यूस इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक आते जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी पूरा का पूरा जोन 4 में डिवाइडेड है। अब दूसरे जोन 4 की बात करें तो यहाँ पे पूरा का जो ये इंडिया डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, तो वो भी पूरा जोन 4 में आएगा, क्योंकि हमने आगे देखा था कि यहाँ पे है ना पूरी की पूरी एक नोट की लिम्स है, ये यहाँ पे गुजरात के जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल एरिया है कि जहाँ पे हमें अर्थक्वेक मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जोन 3 हो गया। अब जोन 2 को बाकी कौन से 2 जोन रहे, जोन 3 और जोन 2। अब
सबसे पहले जोन 2 को डिवाइड कर दो, बाकी का जितना एरिया है वो जोन 3 में आ जाएगा, ठीक है। अब जोन 2 को डिवाइड, जोन 2 ऐसा एरिया है कि जहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक आएंगे आपको, ठीक है। तो अब हमने आगे देखा था कि जो पेनिनसुलर रीजन है जो डेक्कन लावा से बना हुआ है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा लावा रॉक से बना हुआ है, प्लूटोनिक रॉक से एक प्रकार से स्टेबल है, क्रेटन रॉक से, तो वहाँ पे लिस्ट अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं उसको आइडेंटिफाई यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि जहाँ पे कलर चेंज कर पास થઈ જાય એ બધી એની મેથડમાં કટ ઓફ પિચિંગ બેન્ચ ફ્લેટ બેન્ચ સ્પોટ્સ મેમ્બર બેન્ચ આપણે તમે ઇરિગેશન ગાઈડમાં જોઈ લેજો અને લાસ્ટમાં જે એમસીક્યુ છે तो ये रीजन है, तो ये कौन सा हो गया जोन 2, और उसके बाकी का जितना भी एरिया है वो किस में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन जोन 3 में आ जाएगा, ठीक है। और ये आप सब डिस्क्राइब करो तो उस टाइम पे एक चीज़ भूल मत जाना कि यहाँ पे जो हमारा जो आइलैंड वाला पोर्शन है अंडमान और निकोबार वो भी जोन 5 में आता है, क्योंकि जब भी जहाँ पे भी आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ट्रेंचेस होती है, दो प्लेट इंटरेक्ट करती है और उसी के हिसाब से वहाँ पे आइलैंड बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आइलैंड वाला अंडमान निकोबार वाला पोर्शन है वो भी जोन 5 में आएगा। और ये हमारा जो लक्षद्वीप वाला पोर्शन है जहाँ पे भी वहाँ पे हमारे कोरल आइलैंड्स वहाँ पे लोकेटेड है, तो वो किस में आएगा, आइडियली किस में आना चाहिए, एनीवन 5 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई टेक्टोनिक रीजन से ये रॉक्स जो आइलैंड्स है हमारे, ये वोल्केनिक लक्षद्वीप वाले जो आइलैंड्स है वो एक प्रकार से कोरल्स आइलैंड है, वो एक कोई लावा आइलैंड्स नहीं है कि जहाँ पे वोल्केनिज्म हुआ, रॉक सॉलिडिफाई हुआ और उससे आइलैंड बने, ठीक है। तो ये पूरे कोरल्स आइलैंड है, कोरल्स आइलैंड इसके पास में आसपास में कोई प्लेट बाउंड्री लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, जोन 3 में आएगा, ठीक है। वहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक ससेप्टेबल होते हैं। वो कोरल्स में हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कि कोरल्स कैसे डेवलप होते हैं, कोरल आइलैंड कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी, ये पूरा का पूरा अर्थक्वेक हो गया। एनीवन डाउट फ्रॉम अर्थक्वेक? इसमें आई थिंक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं, उसकी मैकेनिज्म समझाओ, और पर्टिकुलरली आई एम श्योर कि उसको सपोज आएगा तो आपको यू हैव टू लिंक इट विद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है सुनामी है, ठीक है। तो सुनामी और अर्थक्वेक मोर और लेस एक दूसरे के साथ लिंक ही है कि जहाँ पे भी पहले अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, तो सुनामी क्या होगा कि उसका एक रिजल्टेंट फॉर्म है। साइलेंट प्लीज। हाँ, तो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक एक प्रकार से उसका पॉजिटिव फैक्टर है और जो सुनामी क्या है उसका एक प्रकार से रिजल्टेंट फॉर्म है, ठीक है। और सुनामी जो नाम है वो एक प्रकार से कहाँ से लिया गया है, एक प्रकार से वो जापानीज वर्ड है, मतलब जो बड़े बड़े, उसका जापानीज में उसका मीनिंग होता है बिग वेव, ठीक है। मतलब कि बड़े बड़े सी वेव्स जहाँ पे जनरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि एक प्रकार से जापान कितना वल्नरेबल है कि कोई एक डिजास्टर आता है उसका नाम ही उसी के लैंग्वेज से पड़ गया, ठीक है। तो आप उसकी केस स्टडी मेंशन कर सकते हो कहीं भी एक क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले आगे मैंने बताया कि जो सबमरीन अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक प्रकार से पॉजिटिव फैक्टर होता है कि वहाँ से सुनामी जनरेट होने का इनिशिएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल उसके हम मैकेनिज्म देखें कि सुनामी कैसे डेवलप होता है, तो ये डायग्राम्स आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो प्लेट का इंटरेक्शन हुआ, प्लेट के इंटरेक्शन से क्या होगा कि वहाँ पे अर्थक्वेक होगा, और अर्थक्वेक से क्या होगा कि कोई एक प्लेट है दूसरी प्लेट पे उसके ऊपर चढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक हुआ तो क्या होगा कि ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है और दूसरी प्लेट उसको रेजिस्ट करने की ट्राई करेगी, तो फिर क्या होगा कि जो दूसरी प्लेट है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो एक प्रकार से सडनली अपलिफ्ट हो जाएगा। और वही अपलिफ्टमेंट से क्या होगा कि इनिशियली यहाँ पे पानी ऊपर हो गया तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो कोस्ट लाइन होती है वहाँ पे पानी एक, एनीवन प्रॉब्लम? ओके, ऑलराइट। अच्छा ऐसे चालू किया आपने? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पे अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा कि इनिशियल फेज में क्या होगा कि जो कोस्ट लाइन है वहां से पानी सडनली यहाँ से बैकवर्ड कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला साइन कहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कोस्ट लाइन होती है वहाँ पे सडनली पानी सपोज रिसीड करना स्टार्ट कर देता है। एक दो कंडीशन में पानी रिसीड करना स्टार्ट करेगा, या तो फिर वो टाइड आएगी, ठीक है, तो भी पानी वो रिसीड करना स्टार्ट करेगा, लो टाइड होगी तो। और दूसरी कंडीशन होती है सुनामी,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली कोई प्लेस है, वहाँ पे टाइड आने का टाइम फिक्स होता है कि फॉर एग्जांपल 4 PM पे वहाँ पे टाइड आएगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 PM पे ही पानी रिसीड करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सुनामी आने के बहुत अच्छे चांसेस है, हाई चांसेस है कि वहाँ पे सुनामी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि सबसे पहले फेज में क्या होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक हो, और दूसरी चीज क्या होगी कि वहाँ पे जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पे सबसे पहले स्लोली और ग्रेजुअली वहाँ पे पानी रिसीड करना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अब जैसे यहाँ पे प्लेट राइज करेगी, प्लेट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्लेट राइज करेगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा पानी का वॉल्यूम, जितना बड़ा वॉल्यूम है, एक प्रकार से अपलिफ्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे, और दूसरी चीज मैंने ये बोली थी कि जो अर्थक्वेक होता है वो एक प्रकार से क्या करता है कि अपनी एनर्जी वो रिलीज करता है, सडनली एनर्जी रिलीज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी, वहाँ पे उसके आसपास में कौन सा मीडियम है, वाटर है, तो वो वाटर में एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे काफी बड़े जो वेव्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जनरेट करके ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, टुवर्ड द ओशन को, मतलब दोनों साइड पे जाएंगे, इस साइड भी जाएंगे और इस साइड पे जाएंगे। लेकिन जो कोस्टल एरिया उसके बहुत ही नजदीक होता है, उसमें काफी ज्यादा डैमेज होगा कंपेयर टू जो कोस्ट उससे दूर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और इनिशियल जो कंडीशन होती है वहाँ पे जो वेव्स होते हैं वो एक प्रकार से उसकी हाइट है ना। अब दो कंसेप्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जो बोलते हैं उसको वेवलेंथ, जो थोड़े से फिजिक्स के कंसेप्ट है, लेकिन आपको सुनामी की जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए प्री कंडीशन में आपको समझने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कोई वेव है, ठीक है, या और ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो ये जो दो, ये उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और ये उसका जो सडन लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, और ये उसे क्रेस्ट बोलते हैं। अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम, वेव लेंथ। और जो इसकी हाइट होती है विथ रेफरेंस लाइन उसको क्या बोलते हैं हम, एल्टीट्यूड, या तो फिर एम्पलीट्यूड या फिर अल्टीट्यूड, दोनों कंडीशन में आप बोल सकते हो। फिजिक्स में बोलोगे तो फिर क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, और सपोज फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी कंडीशन में बोलोगे तो फिर क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप जियोग्राफी का आंसर लिख रहे हो तो फिर आपके आंसर में जियोग्राफिकल टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, वो मतलब आंसर आपका सही है, आप कहना भी चाहते हो वो भी सही है, लेकिन आप उस कंडीशन में आप एल्टीट्यूड लिखोगे तो वो सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल आंसर लगेगा आपको आंसर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी जियोग्राफिकल आंसर लिखो तो उसमें जो जियोग्राफिकल टर्म्स है वही मतलब यूज हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो उसके हाइट होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फिजिक्स एंड एल्टीट्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। और ये वेवलेंथ और ये अल्टीट्यूड दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट मैं आपको ये समझाना, फिजिक्स का ही है वो मैं समझाना यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो फिजिक्स का फर्स्ट लॉ होता है उसमें क्या बोला कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कोई भी फिजिकल वेव में, तो वो कौन दो प्रकार की होती है, एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि वो कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जो भी वेव की जितनी स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। और दूसरी चीज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की मतलब वो वेव कितना बड़ा है, मतलब उसकी हाइट कितनी ज्यादा है, जिसकी वेव की हाइट जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑलवेज फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी, अब हमने ये तो बात पक्की है कि टोटल एनर्जी होती है वो एक प्रकार से कांस्टेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, साइमल्टेनियसली जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाएगी। और दूसरी कहीं और केस में फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और उसी कंडीशन में बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। तो ये जो दो स्मॉल कंसेप्ट है आपको माइंड में रखने हैं कि वो आपको एक्सप्लेन करने में काम आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, तो अब इस कंडीशन में देखिए सेकंड फेज में, तो सेकंड फेज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था
फॉर एग्जांपल यहाँ से अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जो वेव्स होते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है। मतलब इस लुक लाइक दिस केमिकल देखिए, यहाँ पे जो वेव होगा ना वो ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होगा, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। आगे देखो, मतलब और आगे भी एक दूसरा टेस्ट आएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा उसकी वेवलेंथ होगी आगे की, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड जो हाइट होगी उसके एल्टीट्यूड होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई शिप होगी, ठीक है, मिड ओशन में जहाँ पे शिप होगी, ठीक है, तो वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, ठीक है, तो उससे उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो पूरा का पूरा जो वेव है उसके नीचे से पास भी हो जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन जनरली आता है एमसीक्यू में कि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी सुनामी वेव जनरेट हुई है मिड ओशन में, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई शिप है तो उसको भी पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया और ये सुनामी जनरेट हो गई, सुनामी वेव जनरेट हो गया, ठीक है। तो उसका सबसे उसका प्राइम रीजन क्या है कि जहाँ पे उस वेव होगा तो उसकी क्या होगी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि उसका जो अल्टीट्यूड है वो कम होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि मिड ओशन होता है कि वहाँ पे पता नहीं चलता है कि कोई शिप है तो उसके नीचे से कोई सुनामी वेव पास भी हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो जो सुनामी वेव है वो आगे बढ़ेगी, आगे जैसे जैसे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे पूरा का पूरा कोस्टल रीजन आ जाएगा। तो कोस्टल रीजन में उसके दो दो अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई कोस्टल एरिया है, इसको हम ऐसे डिवाइड करें, ठीक है, और यहाँ पे कोई वेव आ रही है तो ठीक है, तो उसका शेप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई वेव आ रही है तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा मास ऑफ द वाटर एक प्रकार से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे लेयर्स में होता है, ठीक है, पूरा का पूरा लेयर्स ऐसे मूव करते हैं आगे की डिरेक्शन में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोस्टल एरिया आएगा तो फिर क्या होगा कि ये जो नीचे जो लोअर लेयर है ना वो एक प्रकार से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जो अर्थ सरफेस होती है, ठीक है, तो यहाँ से उसको फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक। लेकिन जो ऊपर वाला लेयर है उसको तो कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसके जो वेलोसिटी जो ऑलरेडी जो पहले की वेलोसिटी से वो क्या ट्रैवल कर रहा था उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। लेकिन जो उसका बिलो द लेयर है वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज कि उसका जो लैंड एरिया उसको वो फ्रिक्शन यहाँ पे इस साइड पे उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो लोअर लेयर है वो एक प्रकार से पीछे रह जाएगा और जो आगे का लेयर है वो क्या होगा, आगे चला जाएगा। तो फिर क्या होगा कि एक प्रकार से जहाँ पे जो कोस्टल एरिया होता है ना वहाँ पे उसकी जो हाइट होती है ना वो एक प्रकार से सडनली एक प्रकार से ऐसे ऐसे हो जाती है लाइक दिस, जस्ट बिकॉज के उसका जो कोस्टल एरिया है उसको बिलो द सरफेस उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इस डायग्राम में देखोगे तो फिर क्या होगा कि उसके जो एम्पलीट्यूड है ना यहाँ पे देखो बढ़ने लग रहा है, ठीक है। जैसे कोस्टल एरिया में आएगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है वो क्या होगा कि बढ़ जाएगा। तो अराउंड फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो 10 to 12 मीटर तक की उसकी जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है वो एक प्रकार से बढ़ जाता है, ठीक है। आप इस कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत ही उसकी जो वेवलेंथ होती है, ये देखो ये इतनी सारी उसकी वेवलेंथ है दो क्रस्ट के बीच का अंतर। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यह एकदम स्क्वीज हो गए एक दोनों पे, उस पर यहाँ पे इतना और भी स्क्वीज हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसकी देखो उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ने लगती है क्योंकि यहाँ पे ये ना यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रिक्शन वाला एरिया आ गया। तो जो बिलो रीजन ये पूरा वाटर है वो एक प्रकार से सडन फ्रिक्शन जनरेट मतलब फील करेगा। तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ की हाइट बढ़ जाएगी और इसी हाइट बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सुनामी हो कैसे जनरेट होती हो और उसका कैसे कोस्टल एरिया पे इम्पेक्ट करती है, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम हो गया। जनरली जो सुनामी आती है ना वो जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और वैसे भी ओशन में तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं मिड ओशन में, तो वहाँ पे इतना सारा कुछ इम्पेक्ट नहीं करती है। सुनामी इज नॉट अ सिंगल वेव बट मल्टीपल वेव। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मतलब ये तो कोई मतलब एडिटेड इमेज है, ठीक है। लेकिन ये जो वेव्स आती है ना वो कंटिन्यूसली आती रहती है, मतलब हाफ एन आवर तक कंटिन्यूसली 7 या 10 तक जो कंटिन्यूसली वेव है ना वो आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल पहले छोटी आएगी, दूसरी उससे कम ज़्यादा आएगी जाएगी, तो
फोर्थ या फिफ्थ वेव होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है, इंटेंसिव होती है, और वही सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। उसके बाद में फिर से कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाद में सुनामी खत्म हो जाएगी। क्योंकि खत्म क्यों होते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलरली अर्थक्वेक हुआ है, ठीक है, तो उसने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने रिलीज कर दी, ठीक है, तो बाद में वो एक प्रकार से एनर्जी रिलीज होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से फिर से इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। तो जो दो प्लेट होते हैं एक प्रकार से फिर से वो स्टेडी कंडीशन में आ जाएगी एनर्जी रिलीज करने के बाद, ठीक है। तो वो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तब फिर क्या होगा कि उसको एनर्जी मिलनी बंद हो गई। जो ओशन सिस्टम में जो वेव जनरेट हो रहे थे, ठीक है, वहाँ पे उसको एनर्जी मिलनी बंद हो गई, तो फिर क्या होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो उसकी हाइट होती है वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो सुनामी होगी वो वेनिश कर जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है कि जब उसकी जो हाइट होती है, जब वो कोस्टल एरिया पे पहुंचती है, ठीक है, तो उसके क्या होता है कि 10 to 12 फ्लोर ऑफ द हाइट, मतलब कोई अपार्टमेंट देख लो, उसका 10 to 12 फ्लोर तक, वहाँ तक उतनी हाइट तक के जो वेव्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इनॉर्मस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो फोर्थ और एट वेव होते हैं वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब जो बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। बाकी इनिशियल फेज और लास्ट फेज में क्या होता है कि उसके एल्टीट्यूड कम हो जाते हैं, ठीक है। और दो जो वेव्स आती है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है कि काफ़ी टाइम पीरियड हो सकता है, मतलब 15 मिनट के बाद में दूसरा वेव आए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई फर्स्ट वेव आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुनामी खत्म हो गई, ठीक है, तो ये तो भी शुरुआत है, मतलब आगे जाके काफ़ी सारे और कंसेक्यूटिवली वेव आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। जब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में वो ग्रेजुअली धीमे स्लोली वो क्या करेगा, वेनिश करना स्टार्ट करेंगे, और बाद में एक्सट्रीमली खत्म हो जाएंगे। तो आई थिंक 3 या 4 घंटे का ये मोस्टली प्रिपरेशन होता है। आप यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे ग्रेजुअली वो सुनामी आती है, मतलब उसका लाइव लेक्चर, लाइव वीडियोज भी आप काफ़ी सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल कोई आपको क्वेश्चन आएगा मेंस में कि सुनामी कैसे जनरेट होती है, तो आप इसका रीज़न और मैकेनिज्म आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। या तो फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको ये पूछेंगे कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा एक इंडिया का मैप ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि कौन कौन से कोस्ट है वहाँ पे हमें पूरी की पूरी। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपको इंडियन कोस्ट करके यहाँ पे आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो कोस्ट है, ठीक है, ये हाईली वल्नरेबल है, और ये पूरा लो वल्नरेबल है। आपने कभी देखा कि गुजरात में कभी सुनामी आई हो? नो वन। लेकिन ये सुनामी ये तमिलनाडु में 2004 में आई थी, पता है? 2004 में जब अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है, तो काफ़ी सारे जो हमारे अंडमान निकोबार के काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड थे कि पूरे के पूरे सबमर्ज हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। हमारा जो नेवल बेस था उसको हमें शिफ्ट करना पड़ा था मेनलैंड इंडिया पे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है कि जो यहाँ पे हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वो हाईली वल्नरेबल है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो काफ़ी सारी प्लेट्स बाउंड्री है। यहाँ पे म्यांमार प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडियन ओशन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, काफ़ी सारी इतनी सारे प्लेट्स हैं, तो उसके बीच में इंटरेक्शन होगा तो काफ़ी सारे न्यूमरस अर्थक्वेक आते रहेंगे। तो और वही अर्थक्वेक से क्या होगा कि सुनामी जनरेट होती रहेगी, और ये सुनामी ऐसे ट्रैवल करके क्या कहाँ पे इम्पेक्ट करेगी उसको, ईस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन यहाँ पे हम वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो एक ही मेजर प्लेट है, वो है अफ्रीकन प्लेट, और उसकी भी जो प्लेट की मूवमेंट की जो रेट है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्टेडी प्लेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो वहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में सुनामी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट में सुनामी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि सुनामी आएगी, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी डेवलप करना पड़ेगा ये ताकि हम उसको प्रिडिक्ट कर सके, और जो उसका सुनामी जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको हम कम कर सकते हैं, मतलब हम उसको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर सकें, ठीक है। तो इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, तो आपका जब आंसर लिखोगे तो उसमें कंक्लूजन में लिख लो, या तो फिर ऐसे डायग्राम बना के देख सकते हो कि इंडियन स्टेप्स करके, ठीक है। और बाद में ऐसे 1 2 3 या 4 आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आप ऐसे लिख दोगे, मतलब ऐसे लिखना होता है जैसे कि उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस 1 2 पॉइंट में ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ये सब चीज़ें है ना 2 या 3 मार्क्स आपको बढ़ाने के लिए बहुत काम हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमने एक पूरा का पूरा सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने डेवलप किया है। एक ऐसा सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल एक कंस्टेलेशन है, पूरा का पूरा एक सैटेलाइट का पूरा, फॉर एग्जांपल ये देखो कि ये फॉर एग्जांपल इंडिया है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, ओशियन सेट, काफ़ी सारे रिसोर्ट सेट हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो तो 24/7 जो अर्थ में जितनी भी वाटर की मूवमेंट्स होती है उसको ट्रैक करते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो बिलो द फॉर एग्जांपल वो वेव यहाँ पे पहुंचेगा उससे पहले ही सैटेलाइट्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पे बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ है, प्लेनेट की मूवमेंट हुआ है वहाँ पे और वेव जनरेट हुआ है। तो फिर क्या होगा कि वो डायरेक्टली यहाँ से सेंस करके यहाँ पे मेनलैंड एरिया पे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर आउट कर देगा। तो फिर क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि वो वेव इधर पहुंचेगा उससे पहले ही पता चल जाएगा कि अभी सुनामी आने वाली है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया होगा कि जितने भी लोग हैं उसको मास इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं उसको जो कोस्टल एरिया है उसको कहीं पे जो सेफ शेल्टर बनाए होते हैं, तो मतलब ऐसी जगह पे वहाँ पे सुनामी का इम्पैक्ट बहुत ही कम, ठीक है। तो कोस्टल एरिया से उसको दूर ले जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट हमने मेजर लिया है कि जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने लिया है कि जो हमें 10 या 15 मिनट पहले ही हमें पता चल जाता है कि अभी सुनामी आने वाली है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ है कि हमने जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, एक पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ये वर्कआउट करता है। तो फिर वो क्या करता है कि 24/7 जो हमारे दोनों साइड का जो ओशन है, फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल हो गया और अरेबियन सी हो गया, क्योंकि और वहाँ पे जितने भी ओशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और 24/7 वहाँ पे मेजर होती रहती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्पेस पे उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी सैलिनिटी क्या है, उसकी वेव मूवमेंट हो रही थी किस डायरेक्शन में वेव मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो पूरे का पूरा जो इन्फॉर्मेशन होती है तो हमने डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बना दिया कि उसी पे रिसर्च करता है और वहीं पे डेटा गैदरिंग और वही सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है टू कैप्चर द वेव एम्पलीट्यूड 24/7, ये भी हमने देखा कि सैटेलाइट से कैसे वेव का एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है, ठीक है। फोर्थ है रियल टाइम सी लेवल सेंसर विथ बॉटम प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये पूरा ओशन है, ये पूरा फॉर एग्जांपल कोई ओशन है और ये मेनलैंड फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, तो ये फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस साइड पे कौन सा ओशन होगा, अरेबियन सी होगा, और इस साइड पे बे ऑफ बंगाल है हमारा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ओशन बॉटम फ्लोर है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे सेंसर हमने डेवलप कर दिया है यहाँ पे बॉटम फ्लोर पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ प्लेट की इंटरेक्शन होगी तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे सडन वाइब्रेशन नोटिस होगा और वही वाइब्रेशन को ये जो सेंसर्स होते हैं वो नोटिस कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाइब्रेशन ने रेड अलर्ट जारी किया कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कुछ प्लेट मूवमेंट्स हुए, प्लेट इंटरेक्शन प्लेट मूवमेंट हुए हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो सेंसर्स है वो कंटिन्यूसली डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन वो पास आउट कर देगा मेनलैंड इंडिया पे। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अभी सुनामी आने वाली है, इस इंटेंसिटी के आने वाली है। तो फिर क्या होगा कि हम इवैक्यूएशन प्लान जो जिस प्रकार से हमने प्लान किया हुआ है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। दूसरा चीज़ है हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स हमने कोस्टल एरिया पे डेवलप किया है कि फॉर एग्जांपल अब ये हमने मेजर क्या किया कि फॉर एग्जांपल यहीं पे फॉर एग्जांपल हमने कुछ रेडार डेवलप कर दिया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम जितने भी यहाँ पे ओशन है उसकी वेव की जितनी स्पीड है एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो कोस्टल एरिया पे ही मेजर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक मेजर हमने लिया है, ठीक है। और कोस्टल टाइड गेज स्टेशन भी हमने लिखा है कि कौन से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना रहेगा कि कहाँ पे भी टाइड की वजह से पानी पीछे गया है या फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं सुनामी आने वाली है, ठीक है। तो हर एक जगह पे जितने भी हमारे कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अपने टाइड गेज हमने इंस्टॉल किया। इसका मतलब क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे किस अमाउंट में वहाँ पे टाइड आएगी, ठीक है, तो वो हमें बिफोर द हेड पता होना चाहिए। फिर तो उस स्टेशन पे फॉर एग्जांपल हम कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई गोपालपुर बीच है उड़ीसा में, ठीक है, तो वहाँ पे यूजुअली 2.5 किलोमीटर तक जो पानी होता है, ठीक है, जब लो टाइड आती है, ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर तक पानी पीछे चला जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस डे पे क्या हुआ कि 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा होकर 10 किलोमीटर तक पानी पीछे चला गया, तो उस कंडीशन में हम ये अनयूजुअल बिहेवियर देख सकते हैं कि जो पानी जितना जाना चाहिए था डेली जितना जाता है उससे काफ़ी सारा पीछे चला गया। तो उस टाइम पे हम ये सोच सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पे सुनामी आने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे जब आंसर का आप जो लास्ट वाला पोर्शन लिखोगे, ठीक है, तो उसमें तो ये पूरा सुनामी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो एनीवन क्वेश्चन फ्रॉम सुनामी एनीथिंग? तो ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया।
एनीवन कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो, प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, एनीथिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरीज? यस, साइलेंट प्लीज। आपको क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात कर सकते हो। या प्लीज। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपने, मैंने बोला कि सपोज फॉर एग्जांपल दो प्लेट है, वो एक दूसरे के फेस टू फेस होगा तब तो जाके सुनामी होगी। आप ऐसा बोल रहे हो ना। सपोज फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, आप ऐसा बोल रहे हो ना। फॉर एग्जांपल ये ओशन प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइवर्जेंट लेवल है, तो दोनों के साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा, मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे सब, यहाँ पे वोल्केनो होगा, वोल्केनो से यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा मिड ओशनिक रीच। ये मैंने बोला था कि जब भी ओशनिक प्लेट होती है और उसके नीचे डाइवर्जेंट लिंब होती है, तो फिर क्या होगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा। तो फिर क्या होगा कि दोनों पार्ट, दोनों जो प्लेट है उसमें क्या होगा, टेंशनल फोर्स क्रिएट होगा। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पूरी की पूरी क्रैक डेवलप हो जाएगी, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि क्रैक इतनी वीक हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि जो नीचे का जो लावा है वो एक प्रकार से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने उस चीज को क्या, उस लैंडफॉर्म को हमने क्या बोला था, मिड ओशनिक रीच। तो ये भी हमने बोला था कि वहाँ पे जब भी मिड ओशनिक रीच पर जहाँ पे वोल्केनिज्म होता है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक तो होते ही है, लेकिन वो माइल्डर लेवल के होते हैं। जिस तरीके से हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने जिस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक देखा था, ठीक है, जो हाई इंटेंसिटी या फिर हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं, उस कंटेक्स्ट में वो माइल्डर होते हैं। यस, आपने ये बोल, हाँ, ये इस डायरेक्शन में, इसमें इसमें अर्थक्वेक होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल ये अर्थक्वेक ये हमने कहाँ पे देखा था, वो कोस्टल बाउंड्री पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिटवीन द ओशन होगी, मतलब बिलो द ओशन होगी, ठीक है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई प्लेट है एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई पानी का मूवमेंट तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। हमने क्या देखा था कि फॉर एग्जांपल ये दो ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ये इस तरह से आने जाने की ट्राई करेगी, इस तरह से आने जाएगी, तो फिर क्या होगा कि दोनों में से कोई एक प्लेट है ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके ऊपर का जितना भी वाटर है एक प्रकार से अपलिफ्ट हो जाएगा, सडनली अपलिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब दो कंडीशन में दो प्लेट है एक प्रकार से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्राई करें, तो दोनों प्लेस में किसी प्लेट का अपलिफ्टमेंट तो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो का पानी है वो भी कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ माइनर क्रैक्स या फिर माइनर जो वेव्स जनरेट होते हैं वही हो गया, बाकी उससे सुनामी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ओके, एनीवन एल्स? Then we are next entering into the portion of the climatology, which is the most interesting than geomorphology. ठीक है, बहुत सारी चीजें आप बाहर देखते हो कि रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब विंड सिस्टम कैसे जनरेट करती है, प्रेशर सिस्टम कैसे जनरेट करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो बाहर, ठीक है, तो वो सब चीज़ें का जो एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, तो आपको उसको रियलिटी के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें दी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब इट इज स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पर्टिकुलरली, और एटमॉस्फेयर रिलेटेड जितने भी इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल कहीं पे टोर्नेडो आया, साइक्लोन आया, मानसून आ रहा है तो कैसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या उसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली स्टडी रिलेटेड टू है एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी इज बेसिकली स्टडी रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो दी मोस्ट हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर पर। तो लेकिन एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे है, ठीक है। तो जब आगे मेरा आई थिंक आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन यू कि जब अर्थ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, तो अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ सन, ऐसा मतलब बिलीव किया जाता है कि जो सन का ही पार्ट था और उसी में से डिवीजन होकर अर्थ का एक स्मॉलर पोर्शन बना है, ठीक है। तो जो हमें ये पता है कि सन इज मेड अप ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज हीलियम एंड सेकंड इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब अर्थ भी उसी के टाइम पर उसी से पार्ट आउट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्लियर जो अर्थ था उसमें सबसे दो मेजर चीज कौन सी होनी चाहिए थी। पहला क्या होगा कि हाइड्रोजन होगा और उसका अर्लियर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और हाइड्रोजन होगा, दूसरी क्या होगी हीलियम होगा, सॉरी, और बाकी सारी लाइटर गैस होगी, ठीक है।
और उसी टाइम पे क्या होगा कि अर्थ के पास अपनी अर्थ उस टाइम पे मोल्टन स्टेट में था, ठीक है। तो अपनी जो ग्रेविटी थी उतनी वो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अभी अभी फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेविटी देखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस टाइम पे अभी वो सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब अर्थ की ग्रेविटी थी बहुत ही वीक थी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम मून की देख सकते हैं कि जितनी मून की ग्रेविटी है उसी कंडीशन में उसी लेवल की अभी जो अर्थ की ग्रेविटी उस टाइम पे थी जब अर्थ इनिशियली बना था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्गर विंड्स थे, जो सोलर विंड्स जनरेट होते थे, ठीक है, तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जितना जो प्राइमर्डियल जो एटमॉस्फेयर था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, ठीक है, तो उसने क्या किया उसको वाइप आउट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेक्स्ट में हम फॉर एग्जाम्पल देखें, ये पूरा का पूरा मोल्टन अर्थ था और उसके आसपास में ये पूरा प्राइमोर्डियल हाइड्रोजन एंड हीलियम का एटमॉस्फेयर था, ठीक है। और उस टाइम पे सन, और ये भी हमें पता है कि सन में है ना पीरियोडिकली सोलर विंड्स जनरेट होते हैं। सोलर विंड्स मतलब जो उसका जो पुराना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसे एनर्जेटिक पार्टिकल सडनली फ्लोर होते हैं जिससे क्या होता है कि पूरा पूरा ऐसे प्रकार के जो सोलर विंड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है, और पूरा पूरा जो सोलर सिस्टम होता है उसको इम्पेक्ट करते हैं। और इसको बचाने का काम क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने आगे जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर देखा था, तो फिर वो क्या करता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द अभी कंसेप्ट से हम थोड़ा डिविएट हो रहे हैं, उससे क्या होता है फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हमारा सोलर अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है, तो फिर वो क्या करता है इसको डाइवर्ट कर देता है, जितने भी सोलर विंड्स आते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, अपने जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रोटेक्ट करने में। लेकिन उस टाइम पे अर्थ मोल्टन स्टेट में था, ना ही कुछ हमारे पास कुछ इतना कुछ मैग्नेटोस्फीयर का उतना इम्पैक्ट था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था कि जितना भी ये जो सोलर विंड्स थे इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो फिर क्या किया कि जितना ये प्राइमोर्डियल जो हमारा एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन एंड हीलियम का, उसने उसको वाइप आउट कर दिया। तो अर्थ वॉज डिवॉइड ऑफ एनी मेजर एटमॉस्फेयर जितना जो, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि अर्थ एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में जो प्राइमोर्डियल हमारा जो हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो एटमॉस्फेयर था वो वाइप आउट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ द अर्थ एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म डीगैसिंग से क्या हुआ कि बाकी सारे जितने भी वाटर वेपर आर्गन है ना जो अर्थ के बिलो द अर्थ थे, ठीक है, वो बाहर आने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल अब अर्थ वॉज डिवॉइड ऑफ एनी मेजर एटमॉस्फेयर, तो फिर क्या हुआ जो अर्थ के सरफेस थे वो अर्थ सरफेस वो इनिशियली कूलिंग होना स्टार्ट हुई। इनिशियली कूलिंग होना स्टार्ट हुई तो उससे क्या हुआ कि जो उसका पहला जो आउटर लेयर वो एक प्रकार से सॉलिडिफिकेशन उसका स्टार्ट हुआ। तो उसी सॉलिडिफिकेशन से क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हमने आगे देखा था कि इनिशियली जो ओशियनिक प्लेट डेवलप हुई थी उसके बाद में कॉन्टिनेंटल प्लेट डेवलप हुई, और उसी के साथ साथ में जैसे दो प्लेट डेवलप हुई तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से वोल्केनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे पूरा का पूरा अलग अलग जगह पे काफी मासिव वोल्केनो स्टार्ट हुआ। और ये जब भी वोल्केनिज्म होता है, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि काफी सारी गैसेस, वाटर वेपर, SO2 वो सब चीजें जो बिलो द अर्थ होती है वो एक प्रकार से एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डी गैसिंग जो ये प्रोसेस हुआ था उसको क्या हम फेस को बोलते हैं डी गैसिंग, कि मतलब कि जितना भी अर्थ के इंटीरियर में जितने भी गैसेस जो ट्रैप थे वो एक प्रकार से बाहर आके जितना भी जो एटमॉस्फेयर था उसको फिल कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सेकेंड फेज आया, ठीक है, डी गैसिंग का फेज, तो उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट क्या कौन से हो गए अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो वोल्केनिज्म से बाहर आएंगे। फॉर एग्जांपल H2 हो गया, H2 मतलब वाटर वेपर हो गया, ठीक है, CO2 हो गया। अब फॉर एग्जांपल दूसरी चीज हम कौन सी वहां से वोल्केनिज्म से बाहर आती है, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो SO2 वहां से बाहर आएगा, SO2 बाहर आएगा, ठीक है, NO2 बाहर आ गया, NOx मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड के जितने भी ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, ठीक है, वो भी बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन उस दो कंडीशन में सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से थे, CO2 एंड H2O, मतलब आई थिंक 70 to 80% CO2 उस टाइम पे मेजर था हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और बाकी के जितना पूरा का पूरा था तो वो CO2 वाटर वेपर था, ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पास होता गया तो फिर क्या होता है ये जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वाटर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो वो क्या बनेगा, लिक्विड ड्रॉपलेट बनेंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट। और वही लिक्विड ड्रॉपलेट, और एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि CO2 जिसकी
एब्जॉर्बिलिटी है, मतलब सोल्यूबिलिटी है, वो वाटर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा लिक्विड होता है पानी का, और उसी में वो एक प्रकार से कंप्रेस करके क्या डालते हैं, CO2 ऐड करता है, ठीक है, तो आपको वो मज़ा आता है, ठीक है। तो जो CO2 होता है उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है लिक्विड में, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बारिश होनी स्टार्ट हुई अर्थ के प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितना CO2 था उसमें वो डिजोल्व हो गया उसी बारिश में, उसी रेनफॉल में, ठीक है। तो पूरा का पूरा जितना मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द CO2 था वो कहाँ पे चला गया। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है, और अर्थ का ये जो पूरा का पूरा इनिशियल स्ट्रक्चर है वो सॉलिडिफाई हो गया था, ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट हो गया, तो फिर क्या हो गया कि पूरा का पूरा ओशन जनरेटर ओशन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फिर उस ओशन में सबसे पहले हमने देखा मेजर कॉन्स्टिट्यूट कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल वाटर होगा, और वो भी कैसा होगा, पूरा का पूरा CO2 डिजोल्व होगा, उसमें जितना भी अर्थ का जितना भी CO2 था, मेजर पोर्शन ऑफ द CO2 गेट डिजोल्व इनटू द ओशन वाटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हमें यहाँ पे मिला कि पूरा का पूरा यहाँ पे ओशन बन गया, ये पूरा फॉर एग्जाम्पल अर्थ सरफेस हम बिलोंग कर रहे थे, तो ये पूरा का पूरा ओशन बन गया, ठीक है, और ये भी CO2 से पूरा का पूरा एनरिच है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या किया गया, अब ये तीसरा पेज आएगा, तो उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन होगा। और ये भी हमें पता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कहाँ पे जनरेट हुए थे, बिलो द ओशन, जितने जो भी बैक्टीरियाज है ना, वो सब चीज़ें कहाँ पे जनरेट स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पे बिलो द ओशन, ठीक है। तो बिलो जब भी ओशन होता है, ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि वो ओशन के नीचे ही क्यों स्टार्ट हुए। ऐसे जितने जो साइनो बैक्टीरियाज हैं और काफी बैक्टीरिया, ठीक है, तो ओशन सिस्टम में सबसे पहले क्यों डेवलप हुआ, एनीवन नोज, एनीवन एनी क्लूज व्हाई? ऑक्सीजन उसमें था ही नहीं वहाँ पे, तो CO2 था उसमें, तो नहीं, साइनो बैक्टीरिया मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए यू नीड नॉट ऑक्सीजन, यू नीड CO2 चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सी दो चीज चाहिए, एक तो सनलाइट चाहिए, दूसरी क्या चीज चाहिए, CO2, और CO2 सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका रीजन गलत है, मतलब आपका, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गलत है। तो सबसे ज्यादा CO2 चाहिए था, और CO2 कहाँ पे प्रेजेंट था, ओशन वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जितने भी साइनोबैक्टीरियाज थे और जितने भी प्राइमोर्डियल जो वेजिटेशन थी, ठीक है, तो वो कहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई, वहाँ पे बिलो द ओशन। तो जब भी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दूसरी चीज वो क्या एज अ बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी ऑक्सीजन था तो उसने यहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ओशन वाटर है वहाँ पे उसने CO2 सक करना स्टार्ट कर दिया, और अपने बाय प्रोडक्ट पे कौन सी चीज उसने रिलीज की, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना भी पूरा जितना ओशन था वो ऑक्सीजन सक कर सकता था, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता था, उतना उसने किया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ओशन की कैपेसिटी थी वो एक प्रकार से लिमिटेड थी CO2 को O2 को ऑब्जर्व करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि जितना भी एक्स्ट्रा जो O2 जनरेट होता था, तो फिर वो क्या कहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जो आज का हमें जो अभी 21% जो भी हमें O2 मिलता है, ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है, तो उसका प्राइम रीजन क्या था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब थर्ड स्टेज चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्राइमोर्डियल वेजिटेशन डेवलप हुई थी बिलो द ओशन, ठीक है, तो उसने काफी सारा ऑक्सीजन को डीगैसिंग किया, ठीक है, और जो भी अभी हमारा जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो डेवलप हुआ। तो लेकिन जैसे ऑक्सीजन डेवलप हुआ तो उसके साथ साथ में उसके भी नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड है, वो सब चीजें जो अदर रिलेटेड गैसेज जो भी अभी हम पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हो गया, आर्गोन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया। CO2 एक प्रकार से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रह गया था, 0.03% समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अभी का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3 स्टेज में बना है। पहला स्टेज क्या था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो वाइप आउट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सोलर रेज, सोलर विंड्स, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि डीगैसिंग हुआ। डीगैसिंग में क्या हुआ कि जैसे वोल्केनो आए तो वोल्केनिज्म से CO2 वो सब चीजें वहाँ पे CO2 और वाटर मेजर पोर्शन में एटमॉस्फेयर में फिल कर दिया। बाद में जाके रेनफॉल हुआ। रेनफॉल में क्या हुआ कि जितना भी CO2 था उसको
एब्जॉर्ब कर लिया और उससे ओशन बन गया। और थर्ड स्टेज में क्या हो कि ओशन में ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, उसने फोटोसिंथेसिस किया, O2 को एज ए बाई प्रोडक्ट उसने रिलीज किया। और जब भी ओशन सेचुरेट हो गया अपना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद, तब भी क्या हो गया कि ओशन ने स्टार्टेड रिलीजिंग द एक्स्ट्रा सरप्लस O2 टू द एटमॉस्फेयर। और जो भी आज का एटमॉस्फेयर है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कभी आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी आप दोगे तो वो डायरेक्टली ऐसा ही पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जनरल स्टडी में बात करेंगे तो आपने एक टर्म सुना होगा डी गैसिंग। डी गैसिंग क्या होता है बताओ, 1 2 3 4 ऐसा करके ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, या तो फिर उसकी मैकेनिज्म क्या थी कि वोल्केनिज्म हुआ और वो सब चीज़ें जो गैसेस थे वो बाहर आया, ठीक है। तो ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब स्टडना। आई थिंक इन मेंस में क्वेश्चन आना तो डिफिकल्ट है कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सपोज कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो यू आर इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन, यस। N2 एक्चुअली ऐसा था कि जब वो हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ का क्रस्ट का जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा था ना, तो जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तब क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे जितनी क्रैक्स होती है ना अर्थ के लेयर में और अपर के लेयर में जितनी भी गैसेस वहाँ पे ट्रैप होती है वो रिलीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ की जो लेयर थी ना उसमें जितना नाइट्रोजन था ना वो रिलीज हुआ और पूरा का पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी N2 अभी बन गया। जैसे एक पूरा का पूरा फॉर एग्जांपल ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये आउटर लेयर से स्टार्ट होगा मतलब सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेयर एक प्रकार से सॉलिडिफाई हो गया। ये जब भी अभी अभी हमें जो सॉलिडिफिकेशन अभी मिलता है, ठीक है, तो अभी अर्थ के अंदर काफी सारे ऐसा नाइट्रोजन अभी भी ट्रैप्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तो ये सोलिडिफाई हो गया, तो अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे जो ट्रैप्ड है मोल्टन लावा में वो तो अभी एस्केप नहीं हो पाएगा। अब कभी भी फॉर एग्जाम्पल अभी वोल्केनो होगा तो फिर क्या होगा कि वो नाइट्रोजन रिलीज होगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा, NOx फॉर्म में होगा, क्योंकि N2 एक प्रकार से इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब N2 इनर्ट, और एक चीज मैं आपको सबको बता दूं, अब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो उसमें 21% तो ऑक्सीजन है और 78% समथिंग नाइट्रोजन है पूरा, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि इतना सारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से ऑक्सीजन, ये भी हमने देखा कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो एक प्रकार से फायर को प्रोड्यूस करता है, फायर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कहीं पे भी फॉर एग्जांपल कोई फायर थोड़ी सी जल गई है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऑक्सीजन तो उसके आसपास में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम जो नाइट्रोजन का जो अभी फॉर एग्जांपल अभी हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशन में, तो वो कौन सा हमें गैस यूज करते हैं, CO2। लेकिन अभी उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल हम CO2 रिलीज करेंगे, इट इज अ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो उसका एज अ अल्टरनेटिव हम कौन सा अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूज करने का, नाइट्रोजन, क्योंकि हमें ये नाइट्रोजन हमें क्या पता है कि वो एक प्रकार से इनर्ट गैस है, ठीक है। अब इनर्ट गैस होगा तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई फायर लगी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का एक प्रकार से रिलीज कर दिया, तो फिर क्या होगा कि वो नाइट्रोजन उसके आसपास एक प्रकार से लेयर बना देगा नाइट्रोजन का, और जो उसका ऑक्सीजन से उसको इंटरेक्शन से बचाएगा। अब जैसे उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई होनी जो बंद हो जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो जो आगे जो फायर हुए वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी एक न्यू रिसेंट इवेंट हुआ था कि जैसे अभी हम है ना CO2 से अब शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का मेन उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक प्रकार से इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और साथ में कहीं पे भी आपको उसको छोड़ दिया तो वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है। यस, व्हाट क्या है, पॉइजनस है, सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं चेक करना पड़ेगा मुझे, है ना, एक बार। तो अभी प्रेजेंट फॉर एग्जांपल कंपोजिशन देखेंगे कि एटमॉस्फेयर है तो उसमें, साइलेंट प्लीज, ये सब पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे या नहीं समझ में आएंगे यार, मतलब थोड़ा सा फोकस करो इधर। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन फॉर एग्जांपल देखेंगे तो अभी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है तो उसमें कौन से गैसेस के कितना कंपोजिशन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन है अभी 21%, अभी आई थिंक IPCC का रिपोर्ट आया था तो उसमें ऐसा बोल रहे थे कि 20.98% हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ठीक है।
आर्गोन है सबसे ज़्यादा, मतलब थर्ड लेवल पे है 0.93%। आर्गोन भी एक प्रकार से क्या इनर्ट गैस है, मतलब जनरली किसी के साथ वो केमिकली रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे तो CO2 है 0.03%। ठीक है, ये तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना वो 4 में से आएगा कि आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर आर्गोन या कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें ये दो तो पता होता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और सेकंड में कौन सा है, ऑक्सीजन है। लेकिन हमें बाद में हम सोचते हैं तो डायरेक्टली कौन सा गैस याद आता है कि CO2 आता है, कि थर्ड नंबर पे CO2 होना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी CO2 इज फोर्थ नंबर पे, लेकिन जो आर्गन है वो थर्ड नंबर पे 0.93% है। ठीक है, तो ये 4 गैसेस के आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है जो कंपोजिशन के बारे में है, तो काफ़ी और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आर्गन, जो बाकी ये जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गैसेस हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस हम इसलिए बोलते हैं कि जो इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 78% हो गया। ठीक है, तो मोर और लेस थ्रू आउट द टाइम, मतलब 2000 या 3000 साल तक मोर और लेस ये अभी कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो 4 गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आर्गन, तो ये 4 जो गैसेस है उसका कंपोजिशन अभी रिलेटिवली स्टेबल रहने वाला है। ठीक है, तो इस 4 गैस को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली परमानेंट गैस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी की गैस है, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, तो ये रिलेटिवली परमानेंट नहीं है, वेरिएबल गैसेस है। फॉर एग्जांपल अभी वाटर वेपर की बात करें तो कहीं पे भी इवोपरेशन हो रहा है कोई वाटर बॉडी के आसपास, तो ठीक है, तो वहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कंपेयर टू हम कोई डेजर्टिक कंडीशन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई इवोपरेशन का वहाँ पे कोई सोर्स है नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो मॉइस्चर वाटर वेपर है वो एक प्रकार से बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे गैसेस है जो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल गैसेस। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, तो हमें ये भी पता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी आर इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ द CO2, जिस प्रकार से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, डिवेजिटेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, वो सब चीज़ें, तो उससे तो CO2 की मात्रा बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो ये भी CO2 बढ़ रहा है। अब ओजोन का भी हमें पता है कि जिस प्रकार से हम क्लोरीन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करें, तो उससे क्या होगा कि फ्री क्लोरीन रेडिकल यूज जनरेट होगा और वो ऊपर जाके वो रिएक्शन करके ओजोन को खत्म कर देगा। वो ओजोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में और ऑक्सीजन रेडिकल्स में। ठीक है, तो जितना भी हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जितने भी एजेंट है उसको यूज़ करेंगे, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ओजोन का लेयर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। इनफैक्ट आर्कटिक जोन में तो इतना ओजोन का लेयर कम हो जाता है कि पूरा होल बन जाता है। ठीक है, ओजोन होल आपने सुना होगा कि ये कौन सी है, उसके रिलेटेड उसको फाइट करने के लिए हमने बाद में क्या किया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया है, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल चीज़ है। और ये और दूसरी चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ इसमें ये आ रही थी कि अभी जो ओजोन होल है वो एक प्रकार से हीलिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि उसमें काफ़ी सारी रिकवरी दिखी मतलब एविडेंस उसका मिले है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दूसरी चीज़ की बात करें, जो नाइट्रोजन और आर्गन होते हैं एक प्रकार से इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट गैस मीन्स कि वो जनरली केमिकली जनरल कंडीशन में, जनरल टेम्परेचर और प्रेशर में किसी के साथ वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। सपोज कोई आपको टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम हाई कर दिया, ठीक है, तब तो जाके वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट अर्थ का टेम्परेचर प्रेशर है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन और आर्गन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नो केमिकल इंटरेक्शन अमॉन्ग देम, ठीक है, दे डोंट लूज दैट प्रॉपर्टी, मतलब इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी मतलब ऐसे ही रहेंगे, तो एक्ट एज ए सिंगल यूनिफाइड गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ का स्ट्रक्चर, कि मतलब अर्थ है वो एक प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल ये तो हम ऐसे बोल देते कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है तो ऐसे एटमॉस्फेयर हम ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो मतलब स्फेरिकल नहीं है, उसमें काफ़ी सारे लेयर्स बाय लेयर्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अर्थ सरफेस से स्टार्ट करेंगे, तो उस लेयर को हम कौन सी बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई हम बोलेंगे कि ये लेयर हो गया, ठीक है, तो उस लेयर को दूसरे लेयर से हम किस कंडीशन में, किस पैरामीटर के बेस पे हम उसको सेपरेट करेंगे, तो वो पैरामीटर क्या है कि उस लेयर में टेम्परेचर का क्या रिलेशन है अल्टीट्यूड के साथ।
या तो फिर अल्टीट्यूड के साथ उसका टेम्परेचर कम होगा या तो फिर अल्टीट्यूड के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस पे दो पैरामीटर पे बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन कितने हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द लेयर्स आर देयर इन द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हम ट्राई करेंगे तो ये उस पर सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा बिट टेक्निकल है, तो आपको जो भी नाम है वो एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा और उसके साथ में जो उसका टेम्परेचर का जो रिलेशन है, ठीक है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ में उसको रीजन भी देना पड़ेगा कि यहाँ कहीं पे भी किसी लेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका क्यों रीजन, क्या रीजन है कि वहाँ पे टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ बढ़ रहा है, कहीं पे भी कम हो रहा है तो क्या रीजन है कि उस अल्टीट्यूड के साथ उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे नीचे का लेयर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। ये पूरा का पूरा रीजन, ओके, ट्रोपोस्फियर। और ये उसकी हाइट क्या है 10 to 15 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 10 to 15 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आगे जाएंगे तो सडनली वो लेयर चेंज हो जाएगा। इट इज अ बिट नॉट सब्जेक्टिव कि पूरा का पूरा जोन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरी की एक लाइन हमने खींच ली कि वहाँ से आगे अब नया लेयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बिट अराउंड वो जोन होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी अल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। तो ये बिट हमें याद रखना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलूँगा 15 किलोमीटर, तो वो कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में उसको 12 किलोमीटर लिख के आओगे तो भी एग्जामिनर उसको गलत नहीं लिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको सपोज मैंने आपको बोला 15 किलोमीटर, आप 50 किलोमीटर लिख के आओगे, ठीक है, तो ये बिट ज़्यादा हो गया है ना कि इतने डिस्टेंस में तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 2 या 3 किलोमीटर तक आप ऊपर नीचे जाओगे तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कुछ में टेम्परेचर या सॉरी अल्टीट्यूड बोलूँगा किलोमीटर्स में, तो वो बिट एवरेज है कि यहाँ पे हर कोई मानता है कि टेम्परेचर चेंज होता है। इनफैक्ट वो बुक टू बुक भी वेरी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कुछ और बोल रहा है, डीआर खुलर में कुछ आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं ट्रोपोस्फियर की बात करूँ जो सबसे नीचे बिलो द लेयर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर लाइन है, ठीक है, और ये अल्टीट्यूड लाइन है। कि मतलब कि टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उसका दी मोस्ट रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, तो ड्यूरिंग ए डे पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जितने भी सन रेज है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस पे आएंगे और उसको क्या करेंगे सर, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर क्या होगा कि अर्थ सरफेस वो एक प्रकार से वो क्या बन जाएगी, हीटेड बन जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो अर्थ का इसके नीचे का जो वाला पोर्शन है वो एक प्रकार से क्या होगा का, ये फॉर एग्जांपल हीटेड सरफेस है तो फिर उसके जो उसके डायरेक्टली जस्ट अबव द लेयर ऑफ द अर्थ है वो एक प्रकार से हीट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वो उसका हीटिंग का लेयर है वो एक प्रकार से कैसा होगा, कम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, रीजन क्या होगा, सॉरी इसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, मतलब उसका अल्टीट्यूड हम बढ़ाएंगे अर्थ सरफेस से, तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि जो अर्थ जो निचला लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर है, ट्रोपोस्फियर है, उसमें हीटिंग का सबसे मेन सोर्स क्या है, हीटेड सरफेस, मतलब हीटेड जो अर्थ का क्रस्ट है वो सबसे उसको हीट करता है, ठीक है। तो उसके जो जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा जो अर्थ एटमॉस्फेयर का लेयर, एयर का लेयर, वो सबसे ज्यादा हीट होगा। फॉर एग्जांपल अर्थ सरफेस की फॉर एग्जांपल बात करें, जो अर्थ सरफेस है उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम 30 डिग्री बिलीव करें, ठीक है, तो उसके ऊपर का जस्ट लेयर वाला जिस अबव लेयर होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 27 डिग्री होगा। उसके ऊपर और ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे हीटिंग कम होती जाएगी, ठीक है, तो उसका यहाँ पे टेम्परेचर होगा मे बी प्रॉब्लली 23 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे 20 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा कि जो ट्रोपोस्फियर होगा वहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट लेयर है वो कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रोपोपोज, इज इट विजिबल ना, या ट्रोपोपोज, ठीक है। तो ट्रोपोपोज एक ऐसी कंडीशन है, पोज का मतलब क्या, पोज का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी जो चीजें पर्टिकुलरली चीज है वो एक प्रकार से स्टेडी हो जाएगी, वो वहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये ट्रोपोपोज रीजन है, वहाँ पे क्या होगा कि स्टेडीली वहाँ पे कंटिन्यूसली टेम्परेचर है
वो एक प्रकार से स्टेडी रहेगा, मतलब आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर का जोन होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कम हुआ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर देखो तो कौन सा आ जाएगा, -60 डिग्री, मतलब -60 डिग्री मतलब बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो थोड़े टाइम तक टेम्परेचर वो स्टेडी रहेगा, बाद में फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फियर। अब इंक्रीज होने का यहाँ पे रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है, सन रेज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये उसमें काफी सारे यूवी रेज होते हैं, ठीक है। तो ये यूवी रेज होते हैं ना, यूवी रेज उसका 90 to 95% जितना पोर्शन होता है ना वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सनराइज तो काफी हीटेड होते हैं, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करोगे तो क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का दी मोस्ट रीजन कौन सा है कि वहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इंक्रीज हुआ तो फिर से 0 डिग्री तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0 डिग्री तक। और स्ट्रेटोस्फियर की अपर लिमिट क्या है, 50 किलोमीटर तक यहाँ पे, ठीक है। और फिर से मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल बढ़ना, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया तो अब फिर से नेक्स्ट लेयर में जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा लेयर है, मेसोस्फियर। और मेसोस्फियर में फिर से टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सडनली नहीं होगा, उसके बीच में कुछ ऐसा जोन आएगा वहाँ पे टेम्परेचर थोड़े डिस्टेंस तक वहाँ पे सिर्फ फिर से कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उस लेयर को फिर से क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ पोज मतलब कि फिर से वहाँ पे टेम्परेचर वो एक प्रकार से स्टेडी रहेगा, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट लेयर में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे तो कौन सा मेसोस्फियर आएगा। अब मेसोस्फियर में फिर से जाएंगे तो फिर से क्या होगा कि टेम्परेचर वहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से उसका रीजन क्या है, उसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन इसका यही है कि जो यहाँ पे एयर है ना एक प्रकार से पुअर कंडक्टर है, हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा हीटेड जोन है। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर पूरा का पूरा जितना हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी एयर से ना वो पुअर कंडक्टर से क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी जो हीट है यहाँ पे वो यहाँ से वो ट्रांसफर नहीं कर पाती ऊपर तक, ठीक है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो चीज वहां से हीट रजिस्ट करती है, मतलब ट्रांसफर होने में उसको रजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा की जितनी हीट है इस लेयर में जो कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, वो आगे के लेयर में ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो उससे क्या होगा कि हीट वहाँ पे कम होगी, हीट कम होगी तो क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं पाया जाता, ओजोन लेयर इज ओनली लिमिटेड टू स्ट्रेटोस्फियर ओनली, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो डायरेक्टली सनराइज आ रही है वो कोई ऑब्जर्व करने वाला कोई वहाँ पे गैस ही नहीं है। अब गैस नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि टेम्परेचर वहाँ से कम होता जाएगा, ठीक है। तो थर्ड जो स्फीयर है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होता जाता है, ठीक है। अब फिर से मैंने बोला कि आप नेक्स्ट स्फीयर में जाओगे तो उसके बीच में कुछ ऐसा ट्रांजिशन एरिया आएगा तो वहाँ पे मोरलेस जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेसोपोज बोलेंगे, ठीक है। और मेसोपोज के ऊपर जाएंगे फिर से, ठीक है। तो उसके ऊपर जो लास्ट वाला लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो एयर होते हैं ना एकदम रेरिफाइड हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से बहुत ही थिन लेयर ऑफ एयर है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये यहाँ कंडीशन में क्या होगा कि जो सनरेज होती है, जो हमने अभी देखा कि जो सोलर विंड्स होती है, सन रेज होती है, ठीक है, वो एक प्रकार से सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर से यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। अब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आएगा तो ये टू द पॉइंट आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 3D में आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये वाला पोर्शन आप हटा देना, पूरा का पूरा ये पूरा पोर्शन आपको ड्रॉ करना रहेगा। और साथ में सपोज यहाँ पे स्पेस होता है आपको उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर लेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है, और कम हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज में आपको यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो ओजोन लेयर की बात की थी, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ मैं बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल जो यूवी रेज आती है, ठीक है, तो जो यूवी रेज का पूरा पैकेट होता है उसमें तीन मेजर टाइप ऑफ द यूवी रेज होती है। फॉर एग्जाम्पल ए यूवी रेज, बी यूवी रेज एंड सी यूवी रेज। इसमें जो ये दो
दो बी और सी है ना वो मोस्ट लिथल होती है। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो बी और सी यूवी रेज है, फॉर एग्जांपल अर्थ के सरफेस तक आ गई या तो फिर किसी ह्यूमन को टच करेंगे तो उससे सबसे ज्यादा क्या होता है कि स्किन कैंसर यहाँ से सबसे ज्यादा हो सकता है, स्किन कैंसर। या तो फिर अर्थ को छोड़ के या तो फिर किसी भी प्लांट या फिर वेजिटेशन पे हो गई तो फिर क्या होगा, उसकी जो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी हो एक ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, और जो ये लेयर है जो एयर एज है वो एक प्रकार से नॉन लिथल है, ठीक है। और ये सपोज अर्थ पे आ ही जाएगा या फिर हम ह्यूमन पे मतलब टच भी कर लेंगे तो इससे ये एयर एज से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा जो ओजोन लेयर है, ठीक है, तो ये दो लेयर्स है ना बी और सी उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ये वाला लेयर है वो कम्प्लीटली आने देता है, ठीक है। तो मतलब जो हमें जिस तरीके से हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी उसी तरीके की प्रोटेक्शन हमें मिली हुई है कि जो ये दो मोस्ट लिथल है जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो एयर लेयर है जो एयर एज है उसको मतलब ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल ये आई थिंक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली सनरेज को एब्जॉर्ब कर मतलब कम्प्लीटली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये 90 to 95% जो बी लेयर का जो कंपोनेंट होता है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि ए लेयर है वो कम्प्लीटली 100% ट्रांसपेरेंट है उसके ओजोन लेयर, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली एयर एज है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकता है, ठीक है। और यही जो मेन रीजन था कि हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि जब जैसे जैसे अर्थ ओजोन होल क्रिएट होगा तो फिर क्या होगा कि जो ये बी और सी रेज है वो भी अर्थ के सरफेस तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन को कैंसर हो सकता है या तो फिर जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी यील्ड फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी वो भी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एक डायमेंशन हो गया कि कैसे क्लाइमेट चेंज या तो ह्यूमन को इम्पेक्ट करता है या तो फिर दूसरी चीज कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यील्ड को कैसे कम करता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। हाँ, दूसरी चीज ये एक मैं ये बताना चाहूंगा जो ट्रोपोस्फियर होता है। एनीवन क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर में से किसी को क्वेश्चन हो, किसी को समझ में ना आए कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर हम लेयर में बात करेंगे कि कौन से लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो सबसे पहला लेयर था ट्रोपोस्फियर, तो हमने उसमें क्या देखा था कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर वहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि टेम्परेचर इज डिक्रीज विद द अल्टीट्यूड ऑफ द हाइट, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रोपोस्फियर है ना उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि 90% ऑफ द एटमोस्फियर है ना वो 32 किलोमीटर्स में ही आ जाते हैं, मतलब कि जितने भी गैसेज है जो इतनी डेंस गैसेज है, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि जितनी डेंस गैसेज होगी वो एक प्रकार से लोअर एटमोस्फियर में रहेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो मतलब अपर रह नहीं सकते, ठीक है। और अपर में कौन सी चीजें होगी, जितनी भी जो रेडिफाइड लेस डेंस गैसेज है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हीलियम वो सब गैसेज है, ठीक है, वो अपर एटमोस्फियर में रहेगी। और जो डेंस गैसेज है फॉर एग्जाम्पल CO2 हो गया, ठीक है, तो वो नीचे के लेवल में रखे। तो जिस फॉर एग्जाम्पल हम 32 किलोमीटर में देखेंगे ना कि अर्थ के 32 किलोमीटर पे तो हमारा 90% ऑफ द एटमोस्फियर जो मास है ना वो 32 किलोमीटर में ही कंपेंसेट हो जाता है। दूसरी चीज फॉर एग्जाम्पल हमने देखेंगे जो ट्रोपोपोज होता है, अभी हमने देखा कि जो ट्रोपोस्फियर का जो अपर का पोर्शन है जहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर 2 या 3 किलोमीटर तक वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ट्रोपोपोज की हाइट होती है ना वो 8 किलोमीटर होती है एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर होती है। अब ये एनोमली क्यों आ गई इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये एनोमली हमें क्यों दिखती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अर्थ इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर पे क्या होगा कि हमने आगे देखा था कि वहाँ पे जो सोलर रेज होती है एक प्रकार से इंटेंस होती है, तो वहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेज होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू आउट गोइंग सोलर रेज। तो वहाँ पे क्या होगा एक प्रकार से हीट सरप्लस रीजन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और कन्वर्जनली आप पोलर रीजन में देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इनकमिंग रेज कम होती है और आउटगोइंग रेज ज्यादा होती है सन रेज के। तो वहाँ पे क्या होगा एक प्रकार से हीट डेफिसिट रीजन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि कन्वेक्ट स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी कंसेप्ट में हम आगे देखेंगे कि जहाँ पे भी
हीट का सरप्लस रीजन होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से ऐसे कन्वेक्टिव सेल्स डेवलप होंगे एटमॉस्फेयर में, विद इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीट सरप्लस रीजन है, तो वहाँ पे जो कन्वेक्टिव ये सेल्स डेवलप होंगे ना, वो सबसे ग्रेटर हाइट तक जाएंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोल्स है, वहाँ पे इतनी हीट सरप्लस नहीं है, तो वहाँ पे जो एक कन्वेक्टिव सेल्स होंगे ना, वो इतनी ग्रेट हाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज की हाइट होती है ना, वो काफी ग्रेट हाइट तक पहुंच जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो फिर क्या होगा, जो इक्वेटर है वहाँ पे जो ट्रोपोपॉज है उसकी हाइट कहाँ तक पहुंच जाएगी, 18 किलोमीटर तक। लेकिन जो हाइट वहाँ पे पोलर एरिया में हम देखेंगे तो वहाँ पे इसकी हाइट कितनी रहेंगी, जस्ट 8 किलोमीटर। इसका रीजन क्या है कि वहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, इक्वेटर वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे जो कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं, जनरेट होते हैं, उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, एकदम स्ट्रांग होते हैं। अब आगे जाके देखेंगे कि वो सेल कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। और आगे भी हम जो टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है। एक प्रकार से बहुत ही डेंस और डार्क क्लाउड्स होते हैं कि वहाँ पे बहुत थंडरस्टॉर्म के साथ हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल आता है, ठीक है। तो ये भी जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है वो भी कहाँ पे डेवलप होते हैं, इक्वेटर के पास डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ है, अब ये लास्ट कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की इम्पैक्ट कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। Silent, one concept please, last one.